नमस्कार। वेद मनी के YouTube चैनल में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। पिछले 3 महीनों से हम वेद मनी के माध्यम से इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत विविध विषयों पर हर शनिवार को एक YouTube वीडियो डालते थे। वो मराठी में होता था, तो हमें बहुत से इन्वेस्टर से एक संदेश आया कि आप मराठी में करते हो तो थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, तो आप हिंदी में शुरुआत कीजिए या अंग्रेजी में शुरुआत कीजिए। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना इस बहाने हिंदी और इंग्लिश का मिक्स करते हुए आप सभी के सामने ये विषय प्रस्तुत किया जाए। पर्सनल फाइनेंस ये विषय ऐसा है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका फाइनेंस, उसका इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह से हो, लेकिन वो थोड़ा संकोच करता है, क्योंकि हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में या फाइनेंस के बारे में आई एम द बेस्ट मैनेजर। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। जैसे कि कोई भी विषय में हम प्रोफेशनल की सलाह लेते हैं, लेकिन जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो हम थोड़ा बहुत कतराते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल के पास जाने के लिए। तो आज की स्थिति में अपने सामने इन्वेस्टमेंट के बहुत ऑप्शंस हैं और इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ही अलग अलग धारणाएं हमारे मन में होती है। जैसे कि एक व्यक्ति के यहां जो छोटा बच्चा जन्म लेता है, तब से लेकर उसके बुढ़ापे तक, मतलब जन्मदिन से लेकर मृत्यु दिन तक उसे पैसे की आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में हम सभी बातों का नाटक कर सकते हैं, लेकिन पैसों का नाटक नहीं कर सकते, उसका ड्रामा नहीं कर सकते। पैसों का काम पैसा ही करता है। तो एक अंग्रेजी में कहावत है, मनी सेव्ड इज मनी अर्न, और यह हम सब जानते हैं, लेकिन हम उसके बारे में गहराई से सोचते नहीं है। तो हमने हर व्यक्ति की फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट नीड को ध्यान में रखते हुए एक फाइनेंशियल व्हील बनाया है। हम कहते हैं कि यह फाइनेंशियल व्हील हर व्यक्ति को बहुत ही आवश्यक है, और अगर वो उस व्हील के 6 पैरामीटर्स को देखता है, उसके आधार पर वो इन्वेस्टमेंट करता है या उसके बेस पे वो चलता है, तो जिंदगी में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाएगा और अच्छा वेल्थ क्रिएट भी करेगा। तो ये जो फाइनेंशियल व्हील है, उसका पहला जो हम कह सकते हैं कि पार्ट, वो है इंश्योरेंस, वो बेस है। दूसरा है उसका खुद का घर। तीसरा है हर व्यक्ति की जो डिफरेंट टाइप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो उसकी जवाबदारियां। चौथा इंपॉर्टेंट विषय है व्यक्ति का रिटायरमेंट। पांचवा है कि वो हर व्यक्ति जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहता है, कुछ वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, तो पांचवा जो है वो है वेल्थ क्रिएशन। और हमने जो भी वेल्थ एक्यूमुलेट किया है, उसको अपने जाने के बाद प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, इसलिए विल, मतलब इच्छा पत्र या मृत्यु पत्र आप कह सकते हैं। तो ये जो 6 पैरामीटर्स है, हर व्यक्ति के जिंदगी में ये 6 पैरामीटर्स बहुत ही मायने रखते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे इंश्योरेंस से। इंश्योरेंस को हम इन्वेस्टमेंट के तरफ देखते हैं, लेकिन बेसिकली इंश्योरेंस इज फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ अवर फैमिली। एज ए हेड ऑफ द फैमिली, हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि वो रहे या ना रहे, उसके पश्चात उतना जितना उसका फाइनेंशियल खर्चा होता है, उतना खर्चा उसे आना चाहिए।
हम एक बात आपको ध्यान में लाना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को रिस्क टेकिंग के हिसाब से उसका जितना एनुअल इनकम है उसके आधार पर मिनिमम इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। वो होता है 10 से 12%, 10 to 12 टाइम्स ऑफ हिज एनुअल इनकम। अगर हम उतना लेते हैं तो हमारे जाने के बाद भी हमारी फैमिली अच्छी तरह से उसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रही। दूसरा, इंश्योरेंस का दूसरा पहलू आता है हेल्थ। हम लोग जानते हैं कि आजकल बहुत ही हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो रहे हैं। तो जब हमारे फैमिली का कोई व्यक्ति अगर किसी दुर्घटना में अस्वस्थ होता है या उसे हार्ट अटैक आ जाता है या और कुछ बीमारी हो जाती है, तब हमें एक टेंशन सा होता है और डॉक्टर या हॉस्पिटल हमें इमीडिएट कुछ पैसे इकट्ठा करने के लिए बोलते हैं। तब हमारे ध्यान में आता है कि हमारे पास में अगर पैसे होते तो हम कुछ अच्छी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये सब बातें कवर करने के लिए हमें एक हेल्थ इंश्योरेंस का भी पैकेज आवश्यक है। और तीसरा और इंपॉर्टेंट जो है कि हम जो भी डेट लेते हैं, मतलब हम जो भी कर्जा उठाते हैं किसी भी चीज के लिए, तो वो कर्जा का बर्डन हमारे फैमिली पर ना आए, इसलिए वो डेट इंश्योरेंस, मतलब जितना भी हमारा कर्जा है उसको कवर करने के लिए हमने एक इंश्योरेंस लेना चाहिए। अभी इंश्योरेंस के बारे में मैक्सिमम लोग कहते हैं कि यार हम तो सेविंग के हिसाब से इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, हम मनी बैक पॉलिसी लेंगे या हम और कोई पॉलिसी लेंगे। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसा कहता है कि आपका बेसिकली टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला अपना फाइनेंशियल बिल का इट्स अ फर्स्ट स्टेप टू सिक्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर आवर फैमिली। ये होने के बाद में हम दूसरे पहिए पर आते हैं, जो है हमारा घर। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि हमारा एक अच्छा सा घर हो, एक बंगला बने न्यारा। तो आज की स्थिति में हर कोई व्यक्ति, मतलब जो भी यंगस्टर्स है, वो चाहता है कि मैं जैसे ही काम स्टार्ट करूं, मुझे जैसे ही नौकरी लगे तो मैं पहले एक घर बना लूं। अच्छी बात है, लेकिन अगर हम पिछले 40-50 सालों के पहले देखें, मतलब हमारे फादर मदर को अगर हम देखेंगे तो आज से 50 साल के पहले घर एक आखिरी, मतलब जिंदगी के उतार में बनाया जाता था। मतलब 50-55 का होने के बाद जब हम रिटायरमेंट पे आते थे तब अपने खुद के घर के बारे में सोचते थे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी हम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को ट्रांसफर करते हैं। दूसरी जो जिम्मेदारियां जिंदगी की रहती है उसे हम पहले देखते थे। लेकिन आज जमाना बदल गया है। जो यंगस्टर्स है उनको अच्छी सैलरी मिलने लगी है, बैंक्स के अच्छे ऑप्शंस आने लगे हैं, प्रॉपर्टी मार्केट में अच्छी तेजी है, इसलिए हर कोई घर लेना चाहता है। फाइनेंशियल प्लानिंग ये कहता है कि अगर आपके पास में घर नहीं है, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो जरूर घर लीजिए, क्योंकि उसका आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट भी मिलेगा और आपका एक प्रॉपर्टी भी बन जाएगा। लेकिन आजकल एक फैशन हो गया है कि हर कोई व्यक्ति एक घर रहने के बावजूद दूसरा फ्लैट लेता है और एक फ्लैट लेता है और जमीन लेता है, क्योंकि एज ए इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर हम बारकाई से देखें तो रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट में कुछ एक्सेप्शनल केसेस छोड़कर 8-9% के ऊपर रिटर्न नहीं जनरेट हुआ है। हां, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हद तक यह सही है, लेकिन इनकम टैक्स में बेनिफिट कितना मिलता है? सिर्फ 2 लाख इंटरेस्ट का बेनिफिट हमको मिलता है। तो वो 2 लाख इंटरेस्ट का बेनिफिट लेने के लिए हम अननेसेसरी ओवरबर्डन हो जाते हैं डेट के कारण। तो इसके बारे में हमने सोचना चाहिए। अभी तीसरा विषय पे आते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ती है। मतलब समझ लीजिए कि अपने माता पिता के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसकी, अगर हमारा बेटा है या बेटी है तो दोनों का एजुकेशन है।
बच्चे की शादी धूमधाम से करना हर कोई उसका सपना होता है व्यक्ति का। हम हमारे परिवार को लेकर दुनिया घूमना चाहते हैं, हमारी एक विश है। तो हम एक अच्छा अपना रिटायरमेंट भी देखते हैं। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए हमें अलग अलग लेवल पे प्लानिंग करना चाहिए। मतलब समझ लीजिए कि जब हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता है, या बेटा या बेटी, तो अगर बेटी पैदा हुई तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें उसका एजुकेशन करना है और उसकी शादी के लिए भी पैसे इकट्ठा करने हैं। हम इमेजिन नहीं कर सकते कि इन्फ्लेशन के कारण आज से 20 साल के बाद में हमारी बेटी की शादी के लिए या बच्चे के एजुकेशन के लिए कितना पैसा लगता है। लेकिन हमने ऐसे कई माता पिता देखे हैं कि जो अपने बेटी की शादी के लिए अपना रिटायरमेंट का जो फंड है, जो कॉर्पस है, वहां से पैसा विड्रॉ करते हैं। उसकी तैयारी पूर्व निर्धारित उनकी नहीं होती। इसका कारण प्लानिंग का अभाव। अगर हम जिस दिन हमारे घर में बच्चा या बेटी पैदा हुई, उसी दिन से छोटा मोटा अमाउंट जो भी है आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से 1000, 2000, 5000, 10,000 आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे तो 20 साल ये लंबा समय होता है। ये 20 साल में आप सफिशिएंट अमाउंट कॉर्पस जमा कर पाएंगे। तो हमें ये 20 साल के बारे में सोचना है, हमें 25 साल के बारे में सोचना है। और हमारे मतलब हम इसमें फाइनेंशियल गोल कहा जाता है। तो हमारा एक फाइनेंशियल गोल होता है कि चाइल्ड एजुकेशन, हमारा एक फाइनेंशियल गोल होता है डॉटर्स मैरिज, हमारा एक फाइनेंशियल गोल होता है कि दुनिया घूमना है। तो इन सब छोटे छोटे गोल को डिवाइड अगर हम करते हैं और उस हिसाब से अगर हम प्लान करते हैं, चाहे कितना भी हम अमाउंट कर सकते हैं, मतलब उसको कोई लिमिट नहीं है, 1000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन लंबी सोचना है। हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, तब हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अच्छी तरह से निभा पाएंगे। एक एग्जांपल के तौर पर आपको एक बात बताता हूं कि समझ लीजिए आप 10,000 रुपए महीना किसी स्कीम में डालते हैं, तो वो 10,000 रुपए महीना अगर आप 15 साल के लिए डालते हैं और आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप 18 लाख रुपए जमा करते हैं 15 साल में 10,000 रुपए महीने के हिसाब से। तो उसका 10% के हिसाब से वैल्यूएशन होता है करीब करीब 41,79,000। मतलब आपने जितना आपने जमा किया था उसका दुगना से ज्यादा कर दिया। अगर वही आप 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं 10,000 रुपए महीना, तो आप 24 लाख रुपए जमा कर रहे हैं और 24 लाख के 10% के हिसाब से आपको 76,56,000 मिलेंगे। मतलब आपने 20 साल में 3 गुना पैसा कर लिया। वही अगर हम 25 साल के लिए बात करते हैं तो 25 साल में आपने 30 लाख रुपए जमा किए और 30 लाख का मैच्योरिटी 10% के हिसाब से होता है 1,33 लाख। तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। हमारे जो भी गोल्स है उसको सेपरेट करते हुए अलग अलग गोल्स के लिए अलग अलग अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म सोच के। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद में आता है कि रिटायरमेंट। अभी हर कोई व्यक्ति तो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो उसको पेंशन नहीं है, तो हमें तो पेंशन के बारे में सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन ये एक ऐसी चीज है जो हमारे इन्वेस्टमेंट को खा जाता है। तो हमें रिटायरमेंट के लिए सोचते हुए इन्फ्लेशन का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब समझ लीजिए कि आज आपके पास में महीने का खर्चा 50,000 रुपए है, तो आज से अगर हम 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे तो 20 साल में ये करीब करीब 2 लाख रुपए महीना खर्चा हो जाएगा। तो वो 2 लाख के हिसाब से आपको 20 साल में प्लानिंग करना पड़ेगा या 25 साल में प्लानिंग करना पड़ेगा, तब आप सेम लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएंगे। तो मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि जिन्हें बढ़ती उम्र में भी सर्विस करना पड़ता है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं होता। मतलब 55
या 60 की उम्र में हम रिटायर्ड होने के बाद में अगर हमारे पास में सफिशिएंट पैसा नहीं है तो हमें जॉब करना पड़ता है। आपके आजू बाजू में भी देखिए बहुत से 60-65 के लोग होंगे कि जो उतनी उम्र में, बढ़ती हुई उम्र में जॉब करते हैं। तो हमें एक अच्छा रिटायरमेंट मिल सके, अच्छा कॉर्पस बना सके, उसकी व्यवस्था भी करने के बारे में सोचना है। पांचवा जो टॉपिक इसमें हम कवर करते हैं कि फाइनेंशियल व्हील में, वो है वेल्थ। हर कोई चाहता है कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूं, मैं पैसे वाला आदमी बनूं। देखिए, ये विश जो है, ये ड्रीम जो है, वो हर एक का अलग अलग हो सकता है। मतलब जो 15,000 रुपए, 20,000 रुपए या 25,000 रुपए महीना कमाने वाला आदमी हो, वो कह सकता है कि यार मेरे पास में अगर एक दिन 25 लाख हो तो मैं अमीर बन जाऊंगा, स्वाभाविक है। वही अगर कोई 50,000 रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति होगा तो वो बोलेगा कि यार मुझे 1 CR चाहिए। और वही अगर कोई 3 लाख या 5 लाख रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति होगा तो वो टारगेट रखेगा कि मैं मेरे वाइफ को 10 करोड़ रुपए गिफ्ट करूंगा। हो सकता है। यानी ये वेल्थ हमारी सोच के परे है कि हम कितना वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम वो वेल्थ क्रिएशन तो हमने कर लिया, तो ये वेल्थ क्रिएशन हमारे जिंदगी में एक नया मुकाम हासिल कर सकता है, हमें एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचा सकता है। तो इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और इसका सबसे बाद वाला स्टेप आता है कि हमने एक वेल्थ क्रिएट तो कर लिया, हमारी जिंदगी तो बहुत अच्छी कट गई, लेकिन अभी हमारे पास में जो वेल्थ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, तो उसके बारे में सोचने के लिए हमारे जो नॉमिनीज है, मतलब हमारे जो लीगल हेयर है, वो लीगल हेयर को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए हमें विल की आवश्यकता होती है। तो लोग बोलते हैं कि यार सिर्फ जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है या बड़े आदमी है वही विल बनाते हैं, हमारे पास में है ही क्या तो हम विल बनाएंगे। है क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विल इसलिए बनाना चाहिए कि आपके लीगल हेयर को आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि ये जो बात है, ये बात लीगली विल के माध्यम से प्रूव हो सकती है कि यू आर अ रियल लीगल हेयर। तो हमें फाइनेंशियल व्हील के बारे में इन सभी बातों का ध्यान रखना है। जाते जाते एक आखिरी बात आपको बताऊंगा कि वॉरेन बफेट ने कहा है, वॉरेन बफेट को आप सभी जानते हैं, वो एक ऐसे इन्वेस्टर है कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के माध्यम से दुनिया में अच्छे पोजीशन पे रहे और टॉप 10 में उनका नाम आता है, रिचेस्ट पर्सन ऑफ वर्ल्ड में उनका नाम आता है। तो उन्होंने हमें एक अच्छा मंत्र दिया है। उन्होंने ऐसा कहा है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में कीजिए। मतलब आप फिक्स डिपॉजिट में जाते हैं, आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं, आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं, आप बॉन्ड्स में कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस में कर सकते हैं, आप लैंड में कर सकते हैं। लेकिन ये सब करते हुए हमें एसेट एलोकेशन का प्रॉपर ध्यान रखना है। तो अगर हम सही मायने में एसेट एलोकेशन करेंगे तो हम अच्छा वेल्थ क्रिएट भी कर पाएंगे, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए एक नया आदर्श स्थापित कर पाएंगे, और इसके साथ ही हम हमारी लीगल ईयर को अच्छी विरासत में कुछ देके जाएंगे, इतनी बात पक्की है। तो आइए हम सभी एक प्रण करते हैं कि हम फाइनेंशियल व्हील के माध्यम से एक हमारे लिए कंप्लीट पैकेज का निर्माण करेंगे कि जो पैकेज आपको एक दिन सफल बनाएगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएगा, और वो आपको वेल्थ क्रिएट करने के बाद एक अच्छे सोसाइटी में अच्छा मुकाम आपको हासिल करने में मदद करेगा। तो चलिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। धन्यवाद।